Portuguese in India. The quest for and discovery of a sea route to India. रोमन एम्पायर के गिरने के बाद 7th सेंचुरी में अरब्स ने इजिप्ट और पर्सिया पर अपना प्रभाव जमा लिया। इसके बाद यूरोप और इंडिया के डायरेक्ट संबंध धीरे धीरे कम होने लगे। इसका सीधा असर यह हुआ कि इंडियन कमोडिटीज जैसे स्पाइसेस, सिल्क, कैलिको कपड़े और प्रेशियस स्टोन्स, जिनकी यूरोप में बहुत डिमांड थी, अब उन्हें वहां तक पहुंचाना मुश्किल हो गया। 1453 में जब कॉन्स्टेंटिनोपल पर ओटोमन टर्क्स ने कब्जा कर लिया तो उन्होंने पुराने ट्रेड रूट्स को अपने कंट्रोल में ले लिया। अब इंडिया का माल यूरोप तक पहुंचा था अरब मुस्लिम ट्रेडर्स के जरिए। रेड सी रूट एक इस्लामिक मोनोपोली बन गया जहां से मुस्लिम रूलर्स को जबरदस्त रेवेन्यू मिलता था और लैंड रूट्स भी उनके कंट्रोल में थे। इस हालत में यूरोप के देश डेस्परेटली एक नया सी रूट ढूंढने में लगे गए ताकि वो डायरेक्टली इंडिया के साथ व्यापार कर सके बिना किसी अरब मिडलमैन के। 15th सेंचुरी का यूरोप रेनेसांस के जज्बे से भर गया था। ये दौर था साइंस, डिस्कवरी और एडवेंचर का। शिप बिल्डिंग और नेविगेशन में नए इन्वेंशंस हो रहे थे और यूरोप में हर तरफ से एक नई प्यास थी ईस्ट की अननोन कॉर्नर्स तक पहुंचने की। इस समय यूरोप के एग्रीकल्चर में भी नए विकास हो रहे थे। ज्यादा जमीन खेती के लिए इस्तेमाल होने लगी थी। नए हल, क्रॉप रोटेशन जैसे साइंटिफिक टेक्निक्स आए और मीट की सप्लाई भी बढ़ गई। लेकिन मीट को प्रिजर्व और कुक करने के लिए स्पाइसेस चाहिए थे और स्पाइसेस का सबसे बड़ा सोर्स था इंडिया। प्रॉस्पेरिटी के साथ साथ लक्जरी गुड्स की डिमांड भी बढ़ गई और इसी ने ओरिएंट के ट्रेड के लिए यूरोप का जुनून और भड़का दिया। यूरोप के पुराने ट्रेडिंग सेंटर्स वेनिस और गेनो, जो पहले ओरिएंटल ट्रेड से अमीर बने थे, अब ओटोमन टर्क्स जैसे बड़े पावर के सामने छोटे पड़ गए। वो खुद बड़े लेवल पर एक्सप्लोरेशन नहीं कर सकते थे। तब नॉर्थ यूरोप के देश, खासकर पोर्टुगल और स्पेन, आगे आए। उन्हें जेनोसिस से शिप्स और टेक्निकल नॉलेज मिली और नॉर्थ यूरोपियन ने पैसा और मन पावर से मदद दी। इस दौर में पोर्टुगल ने अपने आप को दो चीजों में लीडर बनाया। पहला इस्लाम के खिलाफ क्रिश्चियन रेजिस्टेंस में और दूसरा नए समुद्री रास्ते ढूंढने के जज्बे में। इतिहासकार लिखते हैं कि प्रिंस हेनरी ऑफ पोर्टुगल, जिसे द नेविगेटर कहा जाता था, उसके लिए इंडिया तक समुद्र से पहुंचने का आइडिया एक ऑब्सेशन बन गया था। वो चाहता था कि यूरोप मुस्लिम कंट्रोल वाले ईस्टर्न मेडिटरेनियन रूट्स को बाईपास करके सीधा भारत तक पहुंच सके। पोप निकोलस वी ने 1454 में एक बुल यानी ऑफिशियल डिक्री जारी की जिसमें प्रिंस हेनरी को यह अधिकार दिया गया कि वो ओरिएंट के दूर तक के समुद्र में नेविगेट करे, यानी as far as इंडिया। इसका उद्देश्य था इस्लामिक इन्फ्लुएंस को रोकना और क्रिश्चियन धर्म को फैलाना। लेकिन प्रिंस हेनरी अपने सपने को पूरा होते नहीं देख सका, वो उससे पहले मर गया। इसके बाद 1494 में पोर्टुगल और स्पेन के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ, ट्रीटी ऑफ टोरदेसिलास। दोनों ने अटलांटिक ओशन में एक इमेजिनरी लाइन खींच दी जो केप वेर्दे आइलैंड से 300 माइल्स वेस्ट में थी। इसके मुताबिक पोर्टुगल को लाइन के ईस्ट साइड के सब देश मिल गए और स्पेन को वेस्ट साइड के सब एरिया। इस समझौते ने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया और पोर्टुगल के लिए इंडिया के समुद्र तक पहुंचने का रास्ता क्लियर कर दिया। 1487 में एक पोर्तुगीज नेविगेटर बार्थोलोमेओ डियाज अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप तक पहुंच गया और उसने समझा लिया कि इंडिया तक जाने का समुद्री रास्ता मिल गया। लेकिन उस टाइम एक्सपीडिशन अधूरा छोड़ दिया गया। 2 साल बाद 1497 में वास्को द गामा एक और एक्सपीडिशन के साथ निकला और 11 महीने के अंदर में 1498 में कैलिको के किनारे पहुंच गया। उसकी इस यात्रा ने हिस्ट्री का नया अध्याय लिखा क्योंकि अब यूरोप और इंडिया के बीच डायरेक्ट समुद्री संबंध बन गया था। तो दोस्तों, अब जब वो दौर जब एक छोटी सी खोज ने पूरी दुनिया का ट्रेड मैप बदल दिया। वो तो अल-एशिया के समुद्रों में अपना झंडा लहराने वाला पहला यो पार बन गया था और इसी खोज ने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पहला चैप्टर लिखा।